फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म है असर्टेनमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। आपको ये तो क्लियर हो गया ऊपर देखिए कि व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन, किस तरह की एसेट्स ले सकते हो और किस तरह की आप लायबिलिटीज ले सकते हो। अब हमको उस क्रय प्रतिफल का यानी कि परचेज कंसिडरेशन का निर्धारण करना है, असर्टेनमेंट करनी है। तो जो क्रय प्रतिफल या क्रय मूल्य की राशि का जो आप डिटर्मिनेशन करोगे, निर्धारण करोगे, क्रेता कंपनी और व्यवसाय विक्रेता, दैट मीन्स वेंडर कंपनी के एक बीच हुए एग्रीमेंट पर निर्भर करता है। यहाँ पर ऊपर भी क्लियर कर देते कि समझौते पर निर्भर करता है। ठीक है, उनके बीच में वो जो वेंडर कंपनी है वो क्या बेचना चाहती है, किसको वो हैंडओवर करना चाहती है, किसको देना चाहती है बायर कंपनी को, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो यदि व्यवसाय क्रय करने के समझौते में प्रतिफल या क्रय प्रतिफल के भुगतान में चुकाए जाने वाली पूर्ण सूचना का उल्लेख नहीं है, ये चीज़ बार बार आई है कि अगर कोई भी किसी तरह का क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है तो क्रय प्रतिफल यानी कि परचेज कंसिडरेशन की गई शुद्ध संपत्तियां, दैट मीन्स नेट एसेट्स के मूल्य के बराबर होता है कि आपको वो एसेट्स लेनी पड़ रही हैं। शुद्ध संपत्तियों, अब शुद्ध संपत्तियां, क्योंकि यहाँ पे नेट एसेट्स वर्ड का यूज हुआ है, तो शुद्ध संपत्तियां क्या है? शुद्ध संपत्ति तात्पर्य है कंपनी द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के परस्पर तथा परस्पर तय मूल्य में से खरीदे गए दायित्वों के परस्पर तय मूल्य को घटा देने के पश्चात रहे शेष। क्या इसका मतलब कि आप नेट एसेट्स और जो आपकी लायबिलिटी है कैसे फाइंड आउट कर रहे हो कि म्यूचुअली कंसेंट पर जितना प्राइस उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि सपोज आपकी जो एसेट्स है वो 5 लाख की है और आप उसको 5 लाख में ही बेचना चाह रहे हो। ठीक है, तो 5 लाख क्या है? उनकी अग्रीड वैल्यू हो गई। अब अग्रीड वैल्यू यानी कि अब सारी चीज़ों की अग्रीड वैल्यू होगी, चाहे वो एसेट्स हैं चाहे वो लायबिलिटीज़ हैं। तो आप एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस कर दोगे एग्रीड प्राइस पे, उनके बीच में परस्पर कितना मूल्य तय हुआ है, कितना प्राइस उन्होंने सेट किया है, उसको जो माइनस कर देते हैं उसके बाद रहे शेष से है। ठीक है, अब व्यवसाय क्रय समझौते में क्रय की गई संपत्तियों और दायित्वों के परस्पर तय मूल्य की सूचना के भाव में सपोज अगर उनके बीच में किसी भी तरह का कोई अग्रीड प्राइस की कहीं भी पता नहीं लग रहा है कि किस रेट पर प्राइस मतलब जो आपका बिजनेस है वो परचेज किया गया है या सेल किया गया है, उस केस में क्या करेंगे? अगर सूचना के भाव में परचेज की गई संपत्तियों और लायबिलिटीज की बुक वैल्यू को ही आप परस्पर तय मूल्य मानेंगे। क्लियर है? अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो दैट मीन्स वेल एंड गुड कि आपको पहले से पता लग रहा है कि क्या उनका अग्रीड प्राइस है। अगर कुछ नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बुक वैल्यू है उसी को आप तय मूल्य मानोगे। शुद्ध संपत्तियों के बराबर राशि को क्रय प्रतिफल की राशि कहते हैं। नेट एसेट्स के बराबर जो आपकी अमाउंट है, ठीक है, उसी को आप परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट कहते हैं, जिसको हम आगे एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, बैलेंस शीट ऑफ फर्म ए एंड बी। क्रेडिटर्स 2 लाख के दे रखे हैं, मिस्टर मिसेज एज लोन 1 लाख, जनरल रिजर्व है 80,000 के, एज कैपिटल दे रखी है 6 लाख, बीज कैपिटल 4 लाख। उसी तरह एसेट साइड में आपका कैश दे रखा है 1 लाख, डेटर हैं 1,30,000 के, स्टॉक है 2 लाख का, मशीनरी 3,50,000 और बिल्डिंग है आपकी 6 लाख की। दोनों का टोटल 13,80,000 है, 13,80,000। अब हमको एग्जाम्पल से समझना है इसी को कि परचेज कंसिडरेशन किस तरह से माना गया है। तो बता रखा है क्वेश्चन में कि सपोज यदि कंपनी फर्म ए एंड बी, ऊपर लिख रहा है बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म ए एंड बी के व्यवसाय को बैलेंस शीट में दर्शाए हुए मूल्य यानी कि बैलेंस शीट में जो दिखा रखा है वो अर्थात उसका बुक वैल्यू ही है, पुस्तक मूल्य पर समस्त सारी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी को खरीद लेती है। यदि कंपनी फर्म ए एंड बी यानी कि कोई नई कंपनी है जो कि ए और बी को खरीदना चाह रही है, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है ए एंड बी कंपनी, तो उसको उस केस में क्या होगा? अगर वो सारे के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी खरीद लेती है तो नेट एसेट्स का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? 13,80,000 है, ठीक है, 13,80,000 है, माइनस कर दिया जो लायबिलिटीज हैं 3 लाख की, ठीक है, 3 लाख की
देखिए आपको क्वेश्चन में भी बताया था कि रिजर्व नहीं लेके जाएंगे, आप कैपिटल नहीं लेके जाएंगे, तो जो 2 लाख का आपका जो क्रेडिटर्स है और 1 लाख का जो लोन है वही लेके गए हो आप, तो आपकी 3 लाख आपकी लायबिलिटीज आ गई। तो आपका परचेज कंसिडरेशन का जो प्राइस है वो क्या आ गया, 10,80,000। क्लियर। सेकंड कंडीशन दे रखी है, अगर यदि व्यवसाय खरीदते समय क्रेता कंपनी, ठीक है, विक्रेता के व्यवसाय की विभिन्न संपत्तियों और दायित्वों को उनके बैलेंस शीट में दर्शाए गए मूल्य पर ना लेकर, यानी कि जो बैलेंस शीट में दिखाया है वो उस रेट पे नहीं ले रही है, समझौते द्वारा, यानी कि उनके एग्रीड वैल्यू है, एग्रीमेंट के थ्रू परस्पर निर्धारित किन्हीं अन्य मूल्यों पर क्रय करती है, या अथवा कुछ संपत्तियों अथवा कुछ दायित्वों का ही क्रय करती है, सारी नहीं ले रही, कुछ को ले रही है, तो क्रय की गई शुद्ध संपत्तियों का मूल्य क्रय की गई संपत्तियों एवं दायित्वों के परस्पर तय मूल्य को ध्यान में रखकर ही ज्ञात किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देखिए यहाँ इस केस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो हमने सारे को ले लिया था, एसेट्स भी ले ली थी और हमारी लायबिलिटीज भी ले ली थी। तो सेकेंड केस में वो कह रहा है कि कुछ को ले रही है, सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं ले रही है। अब इसी में आगे चल के वो एग्जाम्पल दे देता है, सपोज कि उदाहरण में, एग्जाम्पल में, व्यवसाय करते समय क्रेता कंपनी ने श्रीमती मिसिस एज लोन जो दे रखा था 1 लाख का, उसको खरीदना स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो चाहता भाई मैं उसका लोन क्यों पे करूं, और स्टॉक को 1,50,000 पे, जबकि स्टॉक कितना था 2 लाख पे। ठीक है, तो इसी तरह सबकी वैल्यूज दे रखी होंगी। मशीन को 2.5 लाख पर, जबकि मशीनरी 3.5 लाख की थी, और शेष संपत्ति और शेष दायित्व को उनके बैलेंस शीट के जो प्राइस है उसी के अनुसार खरीदना तय किया है। और ऐसी स्थिति में शुद्ध संपत्तियों का मूल्य क्या आ जाएगा? देखिए जो चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कह दिया है कि बाकी को वो बैलेंस शीट के आधार पर ही लेगा। तो कैश था, डेटर में कोई चेंज नहीं किया, 1,30,000 का ही था। स्टॉक को 1.5 लाख पे लिया, मशीनरी को 2.5 लाख पे लिया, और बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर सेम वैल्यू है, सिर्फ चेंज किस में किया उसने, स्टॉक में और मशीनरी में। बाकी एज इट इज ए वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, और उसने मिसेज ए के लोन को भी लेने से मना कर दिया था। तो इसका टोटल कर लोगे आप, उसमें से आप सिंपल जो आपके क्रेडिटर्स हैं उसको माइनस करोगे, क्योंकि वो लोन को पे करना नहीं चाह रहा है क्रेता कंपनी जिसने खरीदा है। तो माइनस हम 2 लाख ही करेंगे, तो हमारा 10,30,000 रुपये आपकी शुद्ध संपत्तियों का मूल्य आ गया है, जो कि आपका परचेज कंसीडरेशन की अमाउंट ही है। क्लियर है? एग्जाम्पल के थ्रू होप सो आपको क्लियर हो गया होगा।